नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करेंगे कि एनडीए में जो सहमत का जो खेल चल रहा है, चाचा और भतीजा के बीच जो सहमत का खेल चल रहा है, उसमें कौन किस पर भारी चल रहा है। कल जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात किया था चिराग पासवान ने, और मुलाकात करने के बाद जो इशारे और जो संकेत सामने आ रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी ने चिराग पासवान की जो डिमांड थी, यानी 5 सीटों की जो डिमांड थी चिराग पासवान की, उस पर बीजेपी ने सहमति दे दी है, यानी ग्रीन सिग्नल बीजेपी ने दे दी है। तो अब यह माना जा रहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी के तरफ से 5 सीटों की जो डिमांड थी उसकी हरी झंडी बीजेपी के तरफ से मिल चुकी है। निश्चित तौर पर अब चिराग पासवान का पल्ला जो है वह भारी हो गया है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि चाचा यानी पशुपति पारस का क्या होगा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के नेता लगातार पशुपति पारस से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें भी ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन इतनी कम सीटों का ऑफर है जिसके कारण पशुपति पारस जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब पशुपति पारस क्या करेंगे, क्या वो एनडीए में बने रहेंगे या फिर एनडीए का साथ वो छोड़ेंगे। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान भी मौजूद हैं, एक एक करके उनके पास हम लोग जाएंगे और अपने सवाल का जवाब भी लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चर्चा पिछले 6 महीनों से चल रही थी, यानी यानी चाचा भतीजे की जो लड़ाई पिछले 6 महीनों से चल रही थी, आखिरकार बीजेपी उसे सुलझाने में सुलझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो मामला सुलझा नहीं। बीजेपी चाहती थी कि कम से कम चाचा और भतीजा एक हो जाए, एक साथ हो जाए, लेकिन बीजेपी के इस प्रस्ताव पर चाचा और भतीजा दोनों ने इनकार कर दिया। यानी बीजेपी ये चाहती थी कि कम से कम जो पहले 2019 में जो समीकरण था, यानी लोजपा एक साथ थी, चाचा भतीजा एक साथ थे, वही समीकरण दोबारा हो। लेकिन इस बीजेपी के इस प्रस्ताव को चाचा और भतीजा दोनों ने इनकार कर दिया और उसके बाद बीजेपी ने अलग अलग दोनों से बातचीत करने की कोशिश की और चिराग पासवान को बुलाया गया। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। चिराग पासवान की जो डिमांड थी वो 6+1 थी, कारण चिराग पासवान लगातार कह रहे थे कि जो 2019 में जो कंडीशन थी उसी कंडीशन पर वो 2024 में भी चुनाव लड़ेंगे। यानी 2019 में बीजेपी के तरफ से जो ऑफर दिया गया था वो 6 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट ऑफर किया गया था। तो वही जो ऑफर है वो चिराग पासवान चाहते थे, लेकिन उस ऑफर को बीजेपी ने नहीं माना और बीजेपी ने इतना जरूर कहा कि 5 सीटों का जो आपकी डिमांड है, 6 सीटों की जो आपकी डिमांड है उसमें 5 सीट हम आपको दे सकते हैं। हालांकि ये सारी जो खबर है वो अभी सूत्रों के हवाले से ही है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक सूचना या घोषणा नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर अभी तक बिहार में एनडीए में जो सीट का फॉर्मूला है वह सुलझा नहीं है और ना ही औपचारिक ऐलान हुआ है। उसके लिए हमारे दर्शकों को 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो स्थिति और परिस्थिति दिखाई दे रही है उसमें निश्चित रूप में चिराग पासवान का जो पल्ला है, यानी भतीजा का जो पल्ला है, वो चाचा से भारी हो चुका है। अब तय पशुपति पारस को करना है कि क्या वो एनडीए में बने रहेंगे या फिर एनडीए का साथ छोड़ेंगे। खबर यह भी आ रही है कि आरजेडी के कुछ नेता जो हैं वो पशुपति पारस के लगातार संपर्क में हैं। लगातार आरजेडी के तरफ से पशुपति पारस को ऑफर दिया जा रहा है। ये ऑफर कितनी सीटों का है इसकी अभी औपचारिक जो जानकारी है वो नहीं है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि जो 5 इनके सिटिंग एमपी है उतनी सीट का ऑफर आरजेडी के तरफ से उनको जरूर दिया जा रहा है। फैसला पशुपति पारस को करना है कि वो एनडीए में बने रहेंगे या फिर एनडीए का साथ छोड़ेंगे और आरजेडी में शामिल होंगे, महागठबंधन में शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ घंटों का और इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो एनडीए गठबंधन में सीटों का जो फॉर्मूला है
उसकी जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है, चाहे एनडीए के तरफ से हो या फिर पशुपति पारस के तरफ से। पशुपति पारस इस वक्त दिल्ली में है, लगातार अपने जो उनके एमपी हैं, जो 4 एमपी हैं, पशुपति पारस भी खुद आरजे हाजीपुर से एमपी हैं, तो 5 जो एमपी हैं उनके साथ लगातार पशुपति पारस बैठक कर रहे हैं। बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। बीजेपी के नेता भी संपर्क में है और लगातार जो प्रस्ताव है बीजेपी का वो भी उस पर मनाने की कोशिश की जा रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी का ये भी ऑफर है कि आपको हम राज्यपाल बना देते हैं, यानी पशुपति पारस को राज्यपाल का ऑफर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उनके जो भतीजे प्रिंस राज है, जो मौजूदा समय में सांसद हैं समस्तीपुर के, उनको ऑफर दिया जा रहा है कि वो बिहार सरकार में वो मंत्री बन जाए। तो निश्चित रूप से ऑफर है, लेकिन अगर सीटों को लेकर लोकसभा सीटों को लेकर अगर बात की जाए तो जो खबरें आ रही है उसमें यह माना जा रहा है कि बीजेपी के तरफ से मात्र 1 सीट का ऑफर जो है वो पशुपति पारस को दिया जा रहा है, जो उन्होंने इनकार कर दिया है। लगातार अपने सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पशुपति पारस का अगला जो कदम है वो क्या होता है। चलिए सौरभ जी, ठीक है, इस मुद्दे पे जो तमाम उठ रही है वो तमाम गेस्ट हैं उनको जोड़ते हैं। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राकेश पोद्दार जी से ले लेते हैं। राकेश जी, क्या चल रहा है आखिर एनडीए में? कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को आप लोग अहमियत दे रहे हैं, जिस वजह से चाचा पशुपति पारस नाराज हो गए हैं। देखिए सभा जी, चाचा और भतीजा में कोई लड़ाई नहीं है और चाचा और भतीजा एक ही हैं और चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी को। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के अंदर सुलह हो चुका है। इसमें किसी पार्टी को, किसी और दलों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रही बात चाचा की बात कर रहे हैं या भतीजा की, अभी आधिकारिक बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। अभी इंतजार करना चाहिए, 24 घंटे के अंदर सब क्लियर हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा, बिहार का पूरा क्लियर कर दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रही बात और चाचा भी उतनी अहमियत हमारे एनडीए में रखते हैं उतना भतीजा भी रखता है, और मिल बांट कर हम लोग आगे मजबूत करेंगे। और बिहार की मजबूती के लिए सभी लोग सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, सकारात्मक राजनीति करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 40 का 40 सीट, माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में 40 का 40 सीट जीतने का काम हम लोग करेंगे। हमारे साथ जीतन राम मांझी जी भी है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी साथ में हैं। सब मिलकर बिहार को मजबूती के लिए, देश की मजबूती के लिए काम करेंगे। मधुमंत्री जी, ये चाचा पशुपति कुछ उनके लिए इशू हो गया। आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सबसे पहले बात देखेंगे जिस तरह से जी, अभी जिस तरह से देखेंगे कि आप पशुपति नाथ जी को जो अलग किया, पासवान जी को जो अलग किया गया है और चिराग पासवान जी का बात को, शर्तों को माना गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये मान रही है कि जिस तरह से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो युवा नेता है और युवाओं के बीच में युवा नेता को लोग जिस तरह से मान रहा है, उन पर विश्वास जता रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये मान रही है कि आप युवा भतीजा जो है, भतीजा को जो देने का जो काम किया, भतीजा को इनका जो मेन कारण सिर्फ यही है कि बिहार के अंदर में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो जन आधार बढ़ा है, वही कारण है कि चिराग पासवान जी को वहां पर तवज्जो दिया जा रहा है और वैल्यू किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हमारी पार्टी में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सामंजस्य एकदम बिल्कुल बैठा हुआ है,
सीट बंटवारे का कोई भी लड़ाई नहीं है, सब लोग आपस में बैठ करके तय कर चुके हैं। और इनके यहाँ लगातार कई एक महीनों से लड़ाई चल रहा था, चाचा भतीजा का लड़ाई चल रहा था, अपने परिवार का ही लड़ाई चल रहा था। और इनको जो अभी भतीजा को जो बेनिफिट मिला है, कहीं ना कहीं मात्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो जन समर्थक, उनके ऊपर जो विश्वास, युवाओं का विश्वास हुआ है, तो इसीलिए युवा का जो चेहरा, लेकिन बिहार की जनता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मानती है, उनमें विश्वास करती है। तो हम लोग को लगता है कि हम लोग 24 के 24, 40 के 40 सीट पे एकदम बिल्कुल इन लोग को कांटे का टक्कर देंगे और कम से कम 40 के 40 सीट पे हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और आरजेडी गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उसकी जीत होगी। लेकिन आवाज नहीं आ रही मैडम, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आई। हेलो गोपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आई आपकी आवाज सौरभ सर। गोपाल जी, मेरा सवाल ये है कि अगर चाचा भतीजे के बीच जो लड़ाई चल रही है या सहमत का जो खेल चल रहा है एनडीए में जी, अगर चाचा वहां से संतुष्ट नहीं होते हैं या बीजेपी का जो ऑफर है अगर उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो क्या महागठबंधन का दरवाजा चाचा के लिए खुला हुआ है? मैं इस पर जवाब देने से पहले मैं एक लाइन कह देता हूं कि जो महागठबंधन की राय है एनडीए को बिहार में लेकर, बिहार में एनडीए में भाजपा और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, इन दोनों में गठबंधन बराबर का गठबंधन है। बाकी जितने 3 लोग हैं ये गुलाम है, गुलाम को बोलने की आजादी नहीं होती है। गुलाम को और आदेश मिल जाएगा, 1-2 सीट मिल जाएंगे और वो उनको स्वीकार कर लेना। क्योंकि मैं इसलिए दावे से कह रहा हूं ये बात कि अगर अभी तक 5-5 लोगों का गठबंधन है, अभी तक सीट का फैसला नहीं हुआ, कोई बयान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इनको क्या हैसियत दिया गया कि अगर ये अभी सीट दे देंगे तो हो सकता है इधर से उधर आ जाए, उधर से इधर चले जाए, कहीं भी चले जाए। इसलिए इनको लटका के रखो और चुनाव से एक रात पहले एक सीट थमा दिया जाएगा। वो मैं समझ गया गोपाल जी। मेरा सीधा सवाल है कि क्या महागठबंधन का दरवाजा जो है वो पशुपति पारस के लिए खुला हुआ है, उनके नेताओं के लिए खुला हुआ है, उनकी पार्टी के लिए खुला हुआ है? जो भी पार्टी अगर संविधान के साथ खड़े हैं, देश और राज्य के साथ खड़े हैं, तो उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। अगर महागठबंधन में आएंगे, कुछ दिन पहले तक तो भतीजा भी आ रहे थे, अब चाचा आ रहे हैं, हो सकता है दोनों आ जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन चलिए ठीक है, समझ गया गोपाल जी। मधु जी, सेम सवाल आपसे है। क्या अगर पशुपति पारस महागठबंधन के तरफ आना चाहेंगे तो महागठबंधन का दरवाजा खुला हुआ है, स्वागत करेंगे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, पशुपति पारस का? देखिए, दरवाजा कभी भी किसी के लिए बंद नहीं होता राजनीति में। समय के हिसाब से जो है सब चीज चलता है। तो अगर वो आते हैं तो दरवाजा, मैं पहले भी बोली, हमारे नेता भी बोल चुके हैं कि दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। अगर वो आते हैं तो पहले भतीजा भी आने कर रहे थे, तो क्या जो भी जिनका जो ऑफर था बीजेपी ने मान लिया कि जो तुम बोल रहे हो वही होगा। और आज चाचा को जो अलग किया गया है, पहले तो चाचा को ही तवज्जो दिया जा रहा था, लेकिन अगर भतीजा जो है उनको, अगर जब उनको लगा कि कहीं भतीजा न चला जाए और 2 युवा मिल जाए, तो उनकी सभी बातों को मान लिया गया। सबसे पहली बात है कि चाचा कहाँ जाएंगे, भतीजा कहाँ जाएंगे। बीजेपी जो है लगातार बोलती आ रही है कि सबसे बड़ी पार्टी उनका संगठन है, उनकी वजह से जीत होती है। तो बिहार में आकर क्या हो गया ऐसा कि बीजेपी को क्या अपने ऊपर भरोसा नहीं है? क्या बीजेपी के लोगों पे कोई भरोसा नहीं है? बिहार की जनता क्या उनके तरफ नहीं जा रही है कि इनको हर चीज वो करना पड़ रहा है जो इनके मतलब को जो बोलते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी के चेहरा पे लोग जीतता है, नरेंद्र मोदी जी ही जो है उनको वोट लोग करता है। तो फिर क्या जरूरत पड़ जाती है इनको कि भाई चाचा और भतीजा तो लगातार 2 महीने से इनकी लड़ाई में इनको बीच में पड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब यही है कि बीजेपी को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। चलिए निशान जी, आप हमारे साथ हैं।
आपसे सवाल करते हैं। निशान जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चिराग पासवान ने जो कसम खाई थी वो पूरी हो गई? चाचा को निपटा दिया उन्होंने? निशान जी, आप म्यूट पे हैं। निशान जी, आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। निशान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। निशान जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। निशान जी, आपकी आवाज नहीं। निशान जी, आपसे आग्रह है कि आप एक बार एग्जिट हो जाएं और उसके बाद फिर से इन कर जाएं। यही सवाल हम राकेश जी से करते हैं। राकेश जी, तो ये माना जाए कि पशुपति पारस अब एनडीए का दामन छोड़ेंगे, कारण उनकी जो भी मांग थी उस मांग को आप लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। आप लोग केवल भतीजे की बात या भतीजे की जो मांग है उसी को स्वीकार कर रहे हैं, चाचा को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। सौरभ जी, ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा कि अभी हम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के प्रभारी विनोद तावरे जी ने कहा कि अभी ऐसा है कि अधिकृत बयान हम लोग देंगे और समय आने पर 24 घंटा का समय का इंतजार कीजिए, सब एकदम साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी एकदम क्लियर हो जाएगा। और रहे पशुपति कुमार पारस, सीनियर हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, अभी भारत सरकार में मंत्री हैं, और रहा सभी लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। कभी एक समय था कि मैं आपके चैनल पर बैठा था, मैं यही बात भी 2-3 महीना पहले ही बोला था कि सभी लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, जिस कारण से लेकिन एडजस्ट हो कहाँ रहे हैं सर? सर, आप कह रहे हैं कि सब लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, एडजस्ट कहाँ हो रहा है? आज भी आप देखिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो 40 मिनट तक मुलाकात की है जीतन राम मांझी से। अभी भी पशुपति पारस जो है वो नाराज है, उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। तो कहाँ सब लोग एडजस्ट हो रहे हैं सर? सौरभ जी, ऐसा है कि अभी आप देख सकते हैं कि चाहे हमारे सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष जी जीतन राम मांझी से मिलने गए, ये है कि राजनीति है, अभी चुनाव का माहौल है, आना जाना लगा रहेगा। और ऐसा रहा कि सभी लोगों को लेके चलने का काम प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं और सभी को साथ ले जाने की में लगे हुए हैं। और ऐसा कोई नहीं हम लोगों में आपस में नहीं है, हम लोग मिल बांट करके एकदम सीटों का हो चाहे जो भी हो सब कर लिया जाएगा और कुछ ही दिन में आपके सामने रखा जाएगा, आप लोगों के ही सामने रखा जाएगा। विनोद तावरे जी ने भी कहा, तो अभी थोड़ा समय का इंतजार करना चाहिए, इतना आकर्षित नहीं होना चाहिए। रही विकास की बात, विकास के मुद्दे पे सभी लोग साथ हैं, आपने देख सकते हैं, चाहे चिराग पासवान जी हैं, चाहे पशुपति कुमार पारस जी हैं। अभी तक पारस जी ने कोई अपना ऐसा बयान नहीं दिया, ना कहा। उनका भी इच्छा कि हम एनडीए के साथ रहें, गठबंधन में बने रहें। और आप देख सकते हैं चैनल के माध्यम से आप लोग ही चला रहे हैं कि इनको गवर्नर बनाया जा रहा है, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो इसकी चिंता किसी पार्टी और दलों की नहीं करनी चाहिए। हमारे घर का मामला है, हम लोग सुलझा लेंगे और सभी मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को मजबूत करेंगे, देश को मजबूत करेंगे, सकारात्मक राजनीति करेंगे, विकास के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चलिए निशान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? निशान जी, आपको आवाज मिल रही है? निशांत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है निशांत जी के पास आवाज पहुंच नहीं रही है। सरोज जी, आपके पास आते हैं। जी जी जी। अभी भी आपके नेता नाराज हैं, कारण उन्हें एक ही सीट ऑफर कर रही है बीजेपी इस वजह से, या फिर कैबिनेट का विस्तार हो रहा उसमें दूसरा मंत्रिमंडल का आप लोग डिमांड रखे हैं जो पूरा नहीं हो रहा, उसकी वजह से नाराजगी है? देखिए, आज नहीं शुरू से ही हमारे पार्टी के नेता कहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ हम बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, हम उनके साथ। वो कहने की बात होती है सरोज जी, वो सब कहने की बात होती है। राजनीति में जो कहा जाता है ना वो होता नहीं है, जो नहीं कहा जाता वही होता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जहां तक रही अभी नाराजगी की बात आप जो बता रहे हैं, कहीं किसी के तरफ से कोई नाराजगी की बात अभी तक आई नहीं है। तो बार बार रोज आपके दरवाजे पर बीजेपी के नेता क्यों पहुंच रहे हैं? 2 दिन पहले नित्यानंद राय गए थे, आज सम्राट चौधरी गए हैं।
ये तो गठबंधन का मर्यादा है। गठबंधन में लोग आते जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं। आज साल से 1 साल पहले से आ रहे हैं, जब से एनडीए अलायंस में जीतन मांझी जी हम पार्टी जब से आई है तब से ही आ रहे हैं। हमारे यहाँ मुलाकात होती है बराबर ही लोग का। ये तो प्यार है ना, गठबंधन का ये खूबसूरती है, प्यार है गठबंधन का कि दोनों बराबर एक दूसरा से लोग मिलते जुलते रहते हैं। हमारा तो कोई डिमांड है नहीं, हमारी पार्टी ने कोई डिमांड रखी ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को कहिए कि आप बड़ी पार्टी है, किसकी कितना काबिलियत है, किसका कितना सीट बन रहा है, उसके हिसाब से सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इस एनडीए अलायंस में कभी किसी पार्टी ने ये बात नहीं कहा कि हमको 6 सीट चाहिए। सरोज जी आप कह रहे हैं कि आपके नेता ने बिना शर्त समर्थन दिया है। हम जीतन राम मांझी का कई बार बयान सुन चुके हैं कि हमारी जो पार्टी है, हमारा जो बेटा है, हमारा जो नेता है, वो केवल छोटे मंत्रालय के लिए बना है, बड़े मंत्रालय को हम नहीं संभाल सकते हैं। ये तो सौरभ भाई अपनी हक की बात क्यों नहीं कर सकते? हम अपनी बात तो नहीं कर सकते। हमारी आजादी वही बात कीजिए ना, चाहिए ना। अब ये अपनी बात को अपनी प्लेटफॉर्म पर सौरभ भाई रखने का हमको तो आजादी है ना। हम तो अपनी बात कहेंगे कि भाई क्यों नहीं, कोई नहीं चाहता है क्या कि हमको बड़ा से बड़ा विभाग मिले? कोई ऐसा मंत्री किसी को ही बनाइए, अब बड़ा विभाग लेकिन दो मंत्रियों का डिमांड तो आप लोगों का है ही ना, पूरा तो एक ही हुआ। बिल्कुल हमारा जो शुरू से ही 2 मंत्रालय का दो मिनिस्टर बनाने का डिमांड जो है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता जो है जीतन राम मांझी जी संरक्षक महोदय, उनका बराबर रहा है कि हमारे पार्टी से 2 मंत्रालय 2 मिनिस्टर बनाने की बात चल रही थी। अपनी बात रखा गया है कि 2 मंत्री हमारे पार्टी से बनाइए, लेकिन जो अलायंस में जो तय हुआ उसमें 2 मंत्रालय ने हमारे पार्टी के जो आदरणीय नेता संतोष जी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको 2 डिपार्टमेंट दिया गया है। उन्होंने ये बार मीडिया में आकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं कि कोई मंत्रालय बड़ा और छोटा नहीं होता है, जो मंत्रालय मिलेगा हम उसी को बड़ा बनाएंगे। और हमारा अलायंस जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो 2 बातें सरोज जी, 2 बातें आप ही के पार्टी से आ रही है ना। जीतन राम मांझी कुछ और बोल रहे हैं, संतोष मांझी कुछ और बोल रहे हैं। नहीं, जीतन राम मांझी जी हमारे पार्टी के संरक्षक हैं, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। वो हमारे माननीय मंत्री जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, वो कहाँ कह रहे हैं कि वो भी बोले हैं कि 2 मंत्री हमको विभाग का चाहिए, लेकिन देना ना देना जो पार्टी ये तो जो अलायंस तय करेगा ना कि क्या मंत्रालय चाहिए 2 मंत्री का पद, लेकिन मिला तो एक ही है ना। और ये भी खबर आ रही है कि लोकसभा की सीट भी एक ही आप लोगों को ऑफर किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए सौरभ भाई, डिमांड तो आपकी 3 थी। देखिए सौरभ भाई, हमारी कोई डिमांड नहीं थी। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस के तरफ से कि किसको कितनी सीटें मिली और कहां मिली। ये अंडरस्टूड कुछ बातें अंदर चल रही है, लेकिन अभी तक जब तक इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की जाएगी हम लोग इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग बेशर्त है और मोदी जी के साथ बेशर्त हम लोग रहेंगे। एनडीए अलायंस नहीं, बेशर्त की बात मत कीजिए सरोज जी, बेशर्त की बात मत कीजिए। नेता कुछ और बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बेशर्त हमको लोग साथ में। और जहां तक रही जो भी ये भाई बता रहे थे कांग्रेस वाले कि हमारा जो हमारे यहाँ ये आ रहा है दरवाजा खुला हुआ है, आरजेडी वाले दरवाजा खुला हुआ है। इनका दरवाजा तो कहीं बंद होता क्या है? ये तो अभी इसके पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो जब हटे तो उनके लिए भी इनका दरवाजा खुला हुआ था। बोल रहे हैं कुछ और, दरवाजा भी खोल करके रखे हुए हैं। कांग्रेस के लिए इन्होंने क्या दरवाजा खोल के रखा हुआ है कि एक एमएलसी के लिए पूरा देश के नेता से लेकर के प्रदेश के नेता तक ललायित रह गए। राष्ट्रीय जनता दल ने इनसे बात तक नहीं किया। यही तो दरवाजा खुला हुआ है। यही तो इंडिया बीच में नहीं बोलते, बीच में आपको जब मौका मिलेगा तो आप बोल लीजिएगा। अरे भैया आपको गोपाल जी जब आपको मिलेगा मौका ना तब बोल लीजिएगा। अभी जाके दरवाजे पर खड़ा रहिए, लालू जी के दरवाजे पर बुला रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक जमाने की कांग्रेस पार्टी। अरे हम लोग तो अभी हम पार्टी का उदय हुए 10 साल में बिहार में मुख्यमंत्री बन गया। बिहार का मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सरोज जी मत बोलिए ना।
आपको बोलने का हक नहीं है। आप बीच में नहीं बोला करिए। जब आपको मौका मिलेगा आप पूरी तरीके से आपको बात कहने की आजादी है, बीच में मत बोला करिए ना। ठीक है, ठीक है सरोज जी, आपने अपनी बात रख, कहाँ से कहाँ कांग्रेस का आपको लेकर के चले गए। सरोज जी आपने अपनी बात रख ली है। गोपाल जी, सारे पार्टियां भाग रहे हैं। सरोज जी आपने अपनी बात रख दी है। गोपाल जी आपके पास आते हैं। चलिए आज बता ही दीजिए कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। 15 सीटों पर हमारी मांग है। 14 से 15 हमारी बन जाएगी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार आरजेडी ने आपको 7 सीट का ऑफर दिया है। नहीं देखिए, ये तो जानकारी अभी 10 तरह की जानकारी आती है मार्केट में, लेकिन ये फाइनल डिसीजन जो लेगा वो हमारे दिल्ली से अध्यक्ष लेंगे और यहाँ गठबंधन के लोग मिलकर ले लेंगे, जो वरिष्ठ नेता है जिनके हाथ में फैसला लेना है। तो चूंकि 8 सीट तो हमें जब उस समय दिया जा रहा था जब नीतीश कुमार जी भी हमारे साथ थे, वो जब नहीं है तो हमारी 15 सीट की है और उस पर हम लोग आराम से 14 से 15 सीट पर हमारी बात बन जाएगी और उसी हिसाब से सब डील होगा। यानी आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस कम से कम डबल डिजिट में जरूर चुनाव लड़ेगी लोकसभा का। 15 सीट 14 से 15 सीट, लेकिन ये मेरा कहना है प्रवक्ता के स्तर पे मैं जो कह सकता हूँ, जो मुझे खबर मिलती है, ये हमारे आला अधिकारी जो उच्च नेता हाईकमान है दोनों पार्टी के, वो लेंगे कि बिहार के लिए क्या सूटेबल है। क्योंकि इस बार जो चुनाव है, जिस तरह से गांधी मैदान में हमें भर के दिखाया और इससे प्रधानमंत्री मोदी जी की नींद हराम हो गई, और जो मोदी जी के कुछ गुलाम पार्टी लोग जो हैं वो लोग दरबारी करने में लगे हुए कि 1 सीट दे दीजिए, 2 सीट दे दीजिए, इस तरह की हालत है, मानसिक गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। तो उनको खुश होने का वक्त है। अभी 3-4 लोग हैं गुलामी में लगे हुए। नीतीश कुमार जी जो कहेंगे वो होगा। इनसे पूछिए हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इनसे पूछिए किसकी गुलामी कर रहे थे। तेजस्वी यादव की गुलामी कर रहे हैं कि लालू यादव की कर रही है, कि केजरीवाल के कर रहे हैं, कि ममता बनर्जी के कर रहे हैं, किसके गुलामी कर रहे हैं ये? इससे जरा पूछिए ना किसके गुलामी कर रहे हैं। सुन लीजिए सरोज जी, पेशेंस रखिए, सच्चाई बता रहे हैं। मोदी जी को छोड़ के आ गए। आप बढ़िया बात बोल रहे हैं, आप बढ़िया बात बोल रहे हैं, लेकिन ये भी बता दीजिए आप किसकी गुलामी कर रहे हैं। अरे मंत्री बन गए नीतीश कुमार, अब मोदी जी को बोले कि आप बिहार के बाहर का चाणक्य होइएगा, बिहार के हम हैं, और फिर मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद जो हम पार्टी है जी, वो तो मुख्यमंत्री उनको हटा चुके हैं। आज एक मंत्री बनने के लिए लालायित हो रहे हैं, गुलामी कर रहा है। ये तो पूरा बिहार का जनता देख रहा है, और इसीलिए नहीं ठीक है, ये ठीक है, ये गुलामी आपका गुलामी शब्द आप पर भी लागू होता है। आप बताइए ना किसकी गुलामी कर रहे हैं? अभी तो गुलामी कर रहे हैं कांग्रेस जो है, ये गुलामी कर रही है तेजस्वी यादव का। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस सरोज जी, गोपाल जी यादव को गुलामी कर रहे गोपाल जी शांत हो जाइए। गुलामी के बाद गोपाल जी शांत हो जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश में राज करने वाला सरोज जी, गोपाल जी शांत हो जाइए। शर्म आनी चाहिए। सरोज जी, गोपाल जी शांत हो जाइए। मधु जी के पास हम लोग जा रहे हैं। गोपाल जी शांत हो जाइए। 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 सरोज जी से हम पूछना चाहते हैं कि आपको शर्म नहीं आ रही है? जिस मुख्यमंत्री जी ने आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, होकर आप उन्हीं के सर पर हाथ रख रहे थे, है ना? चलिए कुछ टेक्निकल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री मांझी जी को नहीं बनाए थे, आपको पता नहीं है? जनता दल संसदीय बोर्ड मांझी जी को चुना था, बिहार का मुख्यमंत्री जनता दल संसदीय बोर्ड चुना था, वो एक व्यक्ति नहीं बनाया था। अगर जनता दल संसदीय बोर्ड में विधायक वोट कर जाता मांझी को मुख्यमंत्री बनाते क्या नीतीश कुमार? सरोज जी, निशान जी आपको आवाज मिल रही है? नहीं है आपको, निशान जी आवाज आ रही है? आपको बोल लीजिए, थोड़ा जानकारी उपलब्ध। सरोज जी शांत हो जाइए। सरोज जी शांत हो जाइए। मधु जी प्लीज 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 शांत हो जाइए। निशान जी आपको आवाज मिल रही है? जी सौरभ भाई, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने जो कसम खाई थी वो पूरा, चिराग पासवान ने जो कसम खाई थी वो पूरा हो गया?
चाचा को निपटा दिया आप लोगों ने? देखिए सौरभ भाई, हमारी प्राथमिकता में ये था ही नहीं। आपने हमारे नेता से को कितनी बार कवर किया है, या हम लोगों के साथ भी आपका व्यक्तिगत रहा है, और हम लोग हमेशा से इन सब चीजों से कहीं ना कहीं चलते हैं। हमारी प्राथमिकता में बिहार की जनता थी, हमारा विजन डॉक्यूमेंट था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, हम उसी को लेके चल रहे थे। आपको याद होगा सौरभ भाई कि जब हमारी पार्टी टूटी थी, उस वक्त हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार का दौरा करना शुरुआत किया था जन आशीर्वाद यात्रा के लिए। और उसके बाद किस तरीके से जनता के सुख दुख में, जनता की बातों को सड़क से सदन तक पहुंचाने में, उनके हर चीज को इम्प्लीमेंट कराने में जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्य किया है, उनका आशीर्वाद है कि आज बिहार की जनता उनको चाह रही है। और ऐसा नहीं है कि हमारे नेता किसी एक ही जात या जमात के नेता है। हमारे नेता की लोकप्रियता इस कदर से है कि आप देखेंगे कि बिहार में चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, सब में हमारे नेता की लोकप्रियता 142 सीट पर एक सीट जीते थे, याद रखिएगा। गोपाल जी शांत हो जाइए, गोपाल जी प्लीज शांत हो जाइए, गोपाल जी प्लीज शांत हो जाइए, बोलने दीजिए उनको। स्वच्छ डिबेट करिए, मैंने नहीं बोला था, आप भी सुनने नहीं, निशान जी आप कंटिन्यू रहिए, बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जिस तरीके से हमारे नेता ने बिहार भर में घूम घूम कर लोकप्रियता हासिल की है, जनता के मुद्दों को सड़क से सदन तक रखा है, संघर्ष किया है, आज इसका नतीजा है कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने भी इस बात को समझा है। और हमारी जो मांगे थी, हमारा जो बात था, वो हम लोगों ने इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जब एनडीए में हम लोग शामिल हुए थे, तो उस वक्त भी हमारा जो सीट था जिसको लेकर बातचीत हो रही थी, उस वक्त मोर और लेस सभी बातें हो चुकी थी। तो वही बात हुआ। लेकिन निशान जी एक सवाल, निशान जी एक सवाल तो बनता है ना कि आपके पास एक एमपी, पशुपति पारस के पास 5 एमपी, उसके बाद भी अगर ज्यादा सीटें आपको दी जा रही है, तो सवाल तो है ना कि बीजेपी आखिर कैसे मान गई, कैसे आप लोगों ने मना लिया बीजेपी को? तो सौरभ भाई आप, क्योंकि जो खबर आ रही है उसमें 5 सीटों का ऑफर जो है बीजेपी ने आपको दे दी है, यानी 5 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये जानकारी तो एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होगा कि हम लोग कितने सीट पे लड़ेंगे, 5 पे लड़ रहे हैं या 6 पे जो हमारी सीट थी उन पे लड़ रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा कि आपके एक ही सांसद हैं जो हमारे नेता हैं, उसके बावजूद भी हमें क्यों मिल गया ये सीट, तो ये बात मैंने इससे पहले भी कहा है, और आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप समझ रहे हैं सौरभ भाई कि हमारे नेता की जो लोकप्रियता है, आपको याद होगा कि जब हमने अकेला विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो लगभग 7% मत हमें प्राप्त हुआ। लेकिन अगर उसके बाद उस पर नहीं जाइए निशांत जी, एक लाइन गोपाल जी आपके पास आएंगे, बीच में मत बोलिए। एक लाइन, 142 में एक वो जीते थे। गोपाल जी शांत हो जाइए, उसके बाद आपके पास आएंगे। निशान जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो सौरभ भाई मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से हम लोग विधानसभा का चुनाव अलग लड़े थे और लगभग हम लोगों को 7% मत प्राप्त हुआ था, और उसके बाद हमारे नेता ने बिहार भर में दौरा करके जिस तरीके से लोकप्रियता हासिल की है, लगभग अगर हम देखें तो भी 10% वोट जो है वो हमारे साथ है। तो ये सारा कारण है जो शीर्ष नेतृत्व ने इसको समझा, और इसका फल है कि हम लोगों का जो भी था। चलिए एक सवाल का जवाब और दे दीजिए निशान जी। ये मेरे पास तो खबर है कि 5 सीटें आपको दी जा रही है, तो क्या पहले के जो आपके सिटिंग एमपी थे, आप उनको, जो अभी पशुपति पारस के साथ है, क्या उनको मौका देंगे या फिर नए उम्मीदवार होंगे हर जगह पे? सौरभ भाई देखिए, ये चीज का जवाब तो संसदीय बोर्ड तय करेगा, क्योंकि मेरी पार्टी में संसदीय बोर्ड है, और संसदीय बोर्ड के बैठक के बाद जब एनडीए का घोषणा हो जाएगा कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अधिकृत किया गया है पूरे पदाधिकारी के द्वारा, और संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये तो है ना कि 2 एमपी लगातार आप लोगों के संपर्क में है। अगर बीना देवी की बात करें, महबूब अली कैसर की बात करें, तो ये दोनों आप लोगों के, हमें मतलब पिछले 2-3 महीने से जैसा दिख रहा है कि आप लोगों के संपर्क में है। तो आप, अगर ये दोनों सीट आपको मिलती है, वैशाली और खगड़िया, तो इनको रिपीट करेंगे या कोई नया उम्मीदवार होगा? देखिए सौरभ भाई, जो भी एमपी हमारे संपर्क में, आपने देखा होगा कि वीणा देवी जी जो कि वैशाली से सांसद है,
वो हमारे नेता के साथ एकदम मजबूती के साथ जुड़ी हुई है, मंच भी साझा कर रही है। लेकिन इन सब सारे चीजों का फैसला जो है वो संसदीय बोर्ड के मीटिंग में तय होगा कि कौन सुयोग्य उम्मीदवार होगा, इन्हें टिकट दिया जाएगा और पार्टी की तरफ से लड़ाया जाएगा। इस पे मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित। लेकिन एक आखिरी सवाल है आपसे, ये बता दीजिए, अगर चाचा जो हैं वो एनडीए का दामन छोड़ देते हैं तो आपको कुछ आश्चर्य होगा या आपकी पार्टी को कुछ आश्चर्य होगा इसमें? देखिए, अब चाचा का विषय है, चाचा कहाँ जाते हैं ये उनका विषय है। आपको भी पता है कि चाचा का संगठन पूरे बिहार भर में क्या है या उनकी लोकप्रियता क्या है। आप हाजीपुर भी गए हुए हैं सौरभ भाई, आप हाजीपुर में ही जाके देखिए कि क्या स्थिति बनी पड़ी हुई है। तो चाचा के छोड़ने पर एनडीए के सेहत पर कोई असर पड़ेगा, कोई नुकसान 2024 में? हमें नहीं, व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा एनडीए का। एनडीए मजबूत है। जिस तरीके का अभी माहौल चल रहा है इसमें मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार से भी अधिक 40 की 40 सीटों पर एनडीए जीतेगी। चलिए राकेश जी, अभी कोई डाउट है आपको? नहीं, हम लोगों ने अब तो ये क्लियर हो गया कि अगर चाचा जाते भी हैं एनडीए छोड़कर तो भी एनडीए को कोई नुकसान नहीं होगा। आपने सुना भी होगा अभी कुछ देर पहले। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का काम है सौरभ जी, ये शीर्ष नेतृत्व करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारी समिति होती है, चुनाव समिति होती है, बोर्ड होते हैं, संसदीय बोर्ड होते हैं, कार्य समिति होती है। इस सब पे निर्णय लेने के लिए अधिकृत हमारे जेपी नड्डा जी हैं और कार्य समिति के जो सदस्य होते हैं 20 लोग होते हैं, वो उस निर्णय लेने के लिए वो उपस्थित होते हैं। और मैं दूसरी बात करना चाहता हूं कि आज मंथन एनडीए पे हो रहा है, आज मंथन हम लोग इंडिया गठबंधन पे भी, इंडी गठबंधन में भी कर लेते हैं। किस तरह तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम 30 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और चलिए राकेश जी समय की कमी, आज ठीक है आप अपनी बात पूरी करिए। एक मिनट मैं पूरी कर रहा हूं। और ये जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीर, अरे गुलाम तो आप है तेजस्वी जी का। 7 सीट दे रहे हैं तब भी आप गुलाम है। अखिलेश जी आपको 2-4 सीट दे रहे हैं, वहां गुलाम है। आप ममता बनर्जी से भीख मांग रहे हैं कि 4 सीट दे दीजिए, तो गुलाम तो आप है। भारतीय जनता पार्टी गुलामी के नहीं है। गुलामी का प्रतीक को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे वो कर्तव्य पथ बनाने का काम हो, चाहे नए संसद भवन बनाने का काम हो। तो सुन लीजिए, अरे बेवकूफी वाली बात मत कीजिए। कांग्रेस के आज ये स्थिति है, राहुल गांधी के आज जो स्थिति है कि तेजस्वी जी से भिक्षा मांग रहे हैं कि हमको 4 सीटों पर दे दें। तेजस्वी जी, राकेश जी चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। राकेश जी चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं लगातार जो कह रहा था कि निश्चित तौर पर एनडीए के अंदर जो सहमत का जो खेल चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो हैं वो जरूर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थिति परिस्थिति जो बन रही है उसमें बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि चिराग पासवान ने बाजी मार ली है। अब फैसला पशुपति पारस को करना है कि क्या वो एनडीए में बने रहेंगे या फिर एनडीए का दामन छोड़ेंगे और महागठबंधन में शामिल होंगे। जहां तक मेरी जो जानकारी है या पशुपति पारस के पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आरजेडी भी हमारे संपर्क में है, यानी आरजेडी के तरफ से भी उन्हें लगातार ऑफर दिया जा रहा है। तो अब फैसला चाचा यानी पशुपति पारस को करना है। नमस्कार।